नमस्कार दोस्तों, इंडिया की पॉलिटिक्स में अक्सर हम दो तरह के लीडर्स देखते हैं। एक वो जो गांव की मिट्टी से उठते हैं, जिनकी कहानी शुरू होती है खेतों से, जिनकी कहानी शुरू होती है चौपाल से और जिनकी कहानी शुरू होती है धूल भरी रिलीज से। वो एक राष्ट्रीय चेहरा धीरे धीरे करके बनी जाते हैं। और दूसरे जो शहर की भीड़ में पलते बढ़ते हैं, जो इंग्लिश डिबेट्स में बहुत कंफर्टेबल होते हैं और जो सिस्टम पर स्लोगन से नहीं अपनी पॉलिसी से अटैक करते हैं। राघव चड्ढा दूसरी कैटेगरी का नाम है। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक यंग नेता की पॉलिटिकल जर्नी नहीं है। इसमें एम्बिशन है जो उनकी हर एक स्पीच में दिखता है। इसमें कंट्रोवर्सी है जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। और हाँ, इसमें एक लव स्टोरी भी है, बॉलीवुड लव स्टोरी भी है, जिसने उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल सर्कल तक नहीं बल्कि पूरे मेन स्ट्रीम इंडिया तक पहुंचा दिया। तो आज हम सिर्फ हेडलाइंस रिपीट नहीं करेंगे, ना हम किसी की भक्ति करेंगे ना निंदा। आज हम रुक के जानेंगे कि आखिर में राघव चड्ढा कौन है, उनका राइज कैसे हुआ, कि क्या वो आने वाले टाइम में पीएम फेस बन सकते हैं या नहीं, क्या उनका फ्यूचर उन्हें कहां लेके जा सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से 11 नवंबर 1998। राघव चड्ढा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पॉलिटिक्स डिनर टेबल का डिस्कशन नहीं थी। ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना कोई एमपी, ना एमएलए, ना कोई सीएम बैकग्राउंड, ना कोई इनहेरिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रेडी मिल जाए। ये वो टिपिकल राजनीतिक परिवार वाली स्टोरी नहीं है। वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी से और प्रोफेशनली वो बने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। दुनिया शुरू हुई नंबर से, एक्सेल शीट्स, ऑडिट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इतना इजी नहीं होता। बहुत सारा डिसिप्लिन लगता है और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी। पॉलिटिक्स उनके लिए डिफॉल्ट करियर ऑप्शन नहीं था, वो उनकी चॉइस थी। और ये चॉइस आई एक मूवमेंट से, जो था एंटी करप्शन मूवमेंट। The Indian Prime Minister has called on an anti-corruption activist to end his hunger strike after millions of people united behind his campaign. भारत माता की, भारत माता की। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वही आंदोलन जिसने अर्बन इंडिया को एनर्जाइज किया, वही आंदोलन जहां से आम आदमी पार्टी निकली। शुरुआत में राघव चड्ढा स्टेज के सेंटर में नहीं थे, वो बैकग्राउंड में थे। उनकी जगह थी स्ट्रेटेजी रूम्स में, ड्राफ्टिंग टेबल्स पर और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लीगल प्रोविजन बनाने पर। कैमरा उनका प्राइमरी टूल नहीं था, उनका टूल था सिस्टम को समझना। लेकिन जैसे जैसे पार्टी ग्रो हुई वैसे वैसे उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ने लगी। 2015 में दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो राघव चड्ढा को पार्टी का नेशनल ट्रेजरर बना दिया गया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये ट्रस्ट था। राघव चड्ढा काफी यंग थे, शार्प थे और काफी मीडिया फ्रेंडली भी। और धीरे धीरे करके अर्बन इंडिया में उनका ये पॉलिटिकल स्टाइल एक टेम्पलेट बनने लगा। एक ऐसा नेता जो स्लोगन से ज्यादा पॉलिसीज की लैंग्वेज बोलता है। फिर आता है 2019 का लोकसभा इलेक्शन। तब तक राघव चड्ढा का रोल मूवमेंट मीडिया और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड था। लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन ने उन्हें सीधा उठाकर नेशनल स्टेज पर खड़ा कर दिया। सीट थी साउथ दिल्ली और अपोनेंट में थे बीजेपी के रमेश बिधूरी। मीडिया विजिबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, डिबेट्स में राघव चड्ढा काफी एक्टिव भी थे और मीडिया रिकॉग्निशन भी काफी ज्यादा था। लेकिन इंडिया में इलेक्शन जीतना रिकॉग्निशन का गेम नहीं होता। इलेक्शन बूथ लेवल का गेम होता है, गली लेवल का गेम होता है और कैडर स्ट्रेंथ का गेम होता है। वो लोकल वर्कर जो हर घर जानता है, वो वोट टर्नआउट डिसाइड करता है। सोशल मीडिया फॉलोअर्स और ग्राउंड वोट कन्वर्जन में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और फिर रिजल्ट आया और राघव चड्ढा छोटे मोटे नहीं बल्कि 3 लाख से भी ज्यादा वोट मार्जिन से हार गए। ये डिफीट सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक लेसन था। और पॉलिटिक्स का पहला सच यहीं से समझ आता है कि टीवी डिबेट्स में और ईवीएम में जीतना दोनों अलग अलग दुनिया है। अर्बन एप्रिसिएशन और मास मैंडेट में बहुत बड़ा गैप होता है। लेकिन पॉलिटिक्स में हर डिफीट एंड नहीं होती, कभी कभी डिफीट डायरेक्शन सेट करती है। और वो डायरेक्शन आया 2020 में। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन हुए और राघव चड्ढा ने यहाँ कंटेस्ट किया राजेंद्र नगर सीट से। इस बार फाइट नेशनल नहीं बल्कि लोकल थी। यहाँ डोर टू डोर कैंपेन हुए। इस बार लोकल कनेक्ट ज्यादा था। राघव चड्ढा ने लोकल इश्यूज सुने और वोटर से इंटरेक्शन किया।
ये वो पॉलिटिक्स थी जहां स्टूडियो लाइट्स नहीं बल्कि गली का ट्रस्ट मैटर करता है। और यहीं से जीतकर राघव चड्ढा पहली बार एमएलए बने और यहीं से उनका प्रोफाइल शिफ्ट होने लगा। अब वो सिर्फ टीवी के स्पोक पर्सन नहीं थे, अब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी थे। उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया, छोटा ही सही, लेकिन उन्हें यहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर भी मिल गया। अब उनकी स्टोरी में सिर्फ स्पीचेस नहीं थी, सिस्टम हैंडलिंग भी ऐड हो गया, फाइल्स, डिपार्टमेंट और अकाउंटेबिलिटी और गवर्नमेंट का रियल एक्सपोजर। तो स्कोर कार्ड सिंपल था, 2 डायरेक्ट इलेक्शन, 1 जीत 1 हार, ना कोई रातों रात सुपरस्टार राइज और ना कोई परमानेंट सेटबैक। फिर 2022 आता है, पंजाब में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है भगवत मान के लीडरशिप में और राघव चड्ढा राज्यसभा एमपी बनकर पार्लियामेंट के अपर हाउस में एंट्री लेते हैं। ये इलेक्शन डायरेक्ट वोट से नहीं था, ये एमएलए के थ्रू था। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है। इंडिया की पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। लोकसभा में आप सभी लोग डायरेक्टली अपना कैंडिडेट इलेक्ट करते हो, मतलब आप अपने कैंडिडेट को वोट करते हो और वो इलेक्शन जीत जाता है। इलेक्शन जीतकर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। लेकिन राज्यसभा का सिस्टम अलग है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है और राज्यसभा के अंदर डायरेक्टली वोट से मेंबर्स इलेक्ट नहीं होते। राज्यसभा एमपीज को इलेक्ट करते हैं स्टेट के इलेक्टेड एमएलएज। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए किसी राज्य में 100 एमएलएज हैं, तो वो सभी 100 एमएलएज अपने कैंडिडेट को राज्यसभा में वोट करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। अब ये आपको थोड़ा टेक्निकल लग सकता है कि ये क्या बोल दिया भाई, लेकिन सिंपल शब्दों में समझें तो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमएलएज होते हैं उस पार्टी के कैंडिडेट का राज्यसभा इलेक्शंस में जीतना लगभग तय हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पंजाब को लेते हैं। जब पंजाब में असेंबली इलेक्शन हुए तो आम आदमी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली। असेंबली इलेक्शन में उनके पास सबसे ज्यादा एमएलएज थे। पंजाब को जितनी राज्यसभा सीट अलॉटेड थी उतनी राज्यसभा सीट पर उनके एमएलएज ने वोट किया। क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास मेजोरिटी नंबर्स थे तो उनके कैंडिडेट का जीतना ऑलमोस्ट सर्टेन था। इसी प्रोसेस के थ्रू 2022 में जब भगवत मान के अंडर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजा गया। उन्होंने पब्लिक से डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन मेजोरिटी सीट्स होने के कारण वहां के एमएलएज ने राघव चड्ढा को राज्यसभा का एमपी बना दिया। लेकिन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बड़ा था क्योंकि अब उन्हें नेशनल पार्लियामेंट्री प्लेटफॉर्म मिल गया था और उनका रोल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा और यहीं से उनका इशू बेस्ड पॉलिटिक्स विजिबल होने लगा और अब वो सिर्फ पार्टी के नेता नहीं बल्कि पॉलिसी डिबेट्स के पार्टिसिपेंट बन गए। राज्यसभा का स्टेज मिलने के बाद राघव चड्ढा ने अपनी पॉलिटिक्स को एक डायरेक्शन दिया कि अब से वो इश्यूज पर बात करेंगे और उन्होंने शुरुआत की एक ऐसे टॉपिक से जो हर एक मिडिल क्लास इंसान को चुभता है पर जिसके बारे में हम अक्सर चुप रहते हैं। उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर बैंक्स को चैलेंज किया। हिडन चार्जेस और फीस, ये नाना प्रकार के चार्जेस जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचे ताकि देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है उसे पता लगे ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक इन नाना प्रकार के चार्जेस के चलते आम आदमी से वसूल रहा। उन्होंने बात की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की, एटीएम एक्स्ट्रा विड्रॉल चार्जेस की, एसएमएस अलर्ट फी एंड लोन प्रोसेसिंग कॉस्ट की। आप भी नोटिस करते होंगे अकाउंट में पैसा रखा है लेकिन फिर भी स्टेटमेंट में कुछ चार्जेस साइलेंटली डिडक्ट हो जाते हैं। कुछ चार्जेस लगते हैं हर महीने जैसे कि 100, 250 या फिर 500, लेकिन जब वो लाखों लोगों से ली जाती है तो वो करोड़ बन जाती है। धीरे धीरे करके हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है लेकिन हम आदत बना चुके हैं इग्नोर करने की। सिस्टम अगले दिन चेंज नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक रिफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन डिबेट शुरू हुई और कभी कभी पॉलिटिक्स में पहला स्टेप होता है अनकंफर्टेबल सवाल पूछना। इसके बाद उन्होंने एक और अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो टॉपिक है जहां आम पॉलिटिकल डिबेट रुक जाती है, लेकिन उन्होंने जीपीयू शॉर्टेज की भी बात रखी। ये वो डिस्कशन थी जो अगले 20 साल की ग्रोथ डिफाइन कर सकती है। यहाँ कोई इमीडिएट पॉलिसी शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन एक यंग एमपी ने पार्लियामेंट में एआई को एक सेंट्रल टॉपिक बना दिया और यही चीज उन्हें टिपिकल पॉलिटिकल टेम्पलेट से अलग करती। और एक दिन उन्होंने ऐसा टॉपिक उठाया जो कभी ना कभी हर मिडिल क्लास ट्रैवलर ने महसूस किया होगा, एयर टिकट प्राइसेस। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल। और ऑनेस्टली अगर आपने लास्ट मिनट टिकट बुक की होगी तो ये लाइन आपको एग्जैगरेशन नहीं लगेगी।
डोमेस्टिक फ्लाइट्स के प्राइसेस कभी कभी इतने हाई हो जाते हैं कि लगता है इससे अच्छा तो सेकंड एसी या थर्ड एसी से ट्रैवल कर लो। ऊपर से बैगेज चार्ज, एयरपोर्ट पे जाओ तो कंजेशन और लंबी लाइन को फेस करो। ये ग्लैमरस एविएशन इंडस्ट्री का दूसरा साइड है। पार्लियामेंट में राघव चड्ढा ने ये फ्रस्ट्रेशन वर्ड्स में डाला। उन्होंने सवाल उठाया, क्या सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री एलीट क्लास के लिए रह जाएगी या फिर मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल रहनी चाहिए? सिस्टम नेक्स्ट डे चेंज नहीं हुआ, एयरलाइन ने फेयर कट अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये बात हेडलाइंस बनी। और फिर बात आई एयरपोर्ट फूड प्राइसिंग पर। सोचो, आप एयरपोर्ट पे एंट्री लो और पानी की बोतल का दाम 100 रुपए, चाय 200 की और सैंडविच के प्राइस देख के लगे कि इंटरनेशनल ट्रांजिट में आ गए हो। ये सिर्फ मीम मटेरियल नहीं था दोस्तों। राघव चड्ढा ने इस बात को पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली रेज किया कि जैसे कि बेसिक एसेंशियल थिंग्स लाइक वाटर, चाय और समोसा, इन सबको लग्जरी आइटम की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है एयरपोर्ट्स पर। कुछ टाइम बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक पायलट इनिशिएटिव लॉन्च किया, उड़ान यात्री कैफे। इसकी शुरुआत हुई कोलकाता एयरपोर्ट्स पे। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था, अफोर्डेबल वाटर और बेसिक स्नैक्स को रीजनेबल रेट्स पर यात्रियों को दिया जाए। अब ये कहना गलत होगा कि अकेले राघव चड्ढा ने पूरा सिस्टम बदल दिया। पॉलिसी चेंज लीनियर नहीं होता, लेकिन ये भी सच है, जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठते हैं तो मिनिस्ट्रीज प्रेशर फील करती हैं और कभी कभी छोटे पायलट्स ही बिगर शिफ्ट्स की बिगिनिंग बनते हैं। फिर बात आई गिग वर्कर्स की। आपने नोटिस किया होगा, लास्ट फ्यू इयर्स में 10 मिनट्स डिलीवरी एक नॉर्मल चीज बन गई है। ऐप खोलो, ऑर्डर करो और टाइमर चल पड़ता है, टिक 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 टिक। लेकिन उस टाइमर के पीछे एक इंसान होता है, बाइक पे, ट्रैफिक के बीच और प्रेशर के साथ। इन गिग वर्कर्स का बेसिक पे बहुत लो होता है, ना कोई फिक्स्ड सैलरी और ना कोई सोशल सिक्योरिटी। डिलीवरी लेट हो तो रेटिंग डाउन और रेटिंग डाउन हो तो इंसेंटिव डाउन। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में इसी बात पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या कन्वीनियंस के नाम पर हम एक इनविजिबल वर्कफोर्स को रिस्क में डाल रहे हैं? और ये सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं दिया, बल्कि एक दिन खुद वो गिग वर्कर्स के साथ पार्सल डिलीवर करने सड़कों पर उतर आए। हेलमेट पहना, बाइक पर बैठे और उनके साथ पार्सल डिलीवर किया। और इसी सब के बाद गिग वर्कर्स का इशू पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आया। नवंबर 2025 में गवर्नमेंट ने फाइनली इंपोज कर दिए 4 लेबर कोड्स, जो कि पुराने 29 लेबर लॉस को रिप्लेस करते हैं। ये 4 कोड्स हैं: कोड्स ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड 2020। इसका मतलब अब गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी के ऑफिशियली हकदार हैं, जैसे कि पेंशन, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी कवर एंड एक्सीडेंटल कवर भी अब इसमें इंक्लूड होगा। फिर उन्होंने एक सेंसिटिव टॉपिक उठाया, फूड अडल्ट्रेशन। हाल ही में हमने देखा कि दूध में यूरिया मिल रहा है एंड स्पाइसेस में केमिकल कंटेमिनेशन। ये एक इकोनॉमिक इशू नहीं था, बट ये एक हेल्थ इशू है। उन्होंने इसे एक हेल्थ इमरजेंसी कहा। सोचिए, अगर फूड आइटम्स ही सेफ ना हो तो क्या फायदा रह जाता है ऐसे डेवलपमेंट का। उन्होंने FSSAI एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करने की बात की। उन्होंने प्रोडक्ट रिकॉल मैकेनिज्म की बात की और कहा कि जो कंपनीज फूड अडल्ट्रेशन करती हैं उन पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई जाए। अब तक कहानी एक स्टडी कर्व पर थी, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई, पब्लिक एंगेजमेंट हो गई और अर्बन रेजोनेंस भी। लेकिन पॉलिटिक्स में ग्रोथ लीनियर नहीं होती, कभी कभी एक कंट्रोवर्सी पूरा नैरेटिव शिफ्ट कर देती है। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, 2023 का मॉनसून सेशन। दिल्ली सर्विस बिल पर हीटेड डिबेट चल रही थी। ये बिल खुद में पॉलिटिकली सेंसिटिव था। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर्स के बीच पावर्स को लेकर काफी ज्यादा टेंशन हाई थी। और इसी डिबेट के दौरान राघव चड्ढा ने एक सेलेक्ट कमेटी का मोशन मूव किया। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के हिसाब से कभी कभी MPs के नाम कमेटी के लिए प्रपोज किए जाते हैं, लेकिन इस बार ये चीज आसान नहीं रही। कुछ MPs के नाम प्रपोज किए गए और जिसमें से राज्यसभा के 5 MPs ने एलिगेशन लगाया कि उनसे उनका नाम देने के लिए कंसेंट ही नहीं लिया गया। इशू तुरंत पॉलिटिकल स्टॉर्म बन गया और अपोजिशन ने कहा ये सीरियस ब्रीच है और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का वायलेशन है। मैटर राज्यसभा के प्रिविलेजेस कमेटी को रेफर कर दिया गया। और फिर वो मोमेंट आया जो किसी भी यंग लीडर के लिए टफ होता है। राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया और ये उनके पॉलिटिकल करियर में पहला मेजर इंस्टीट्यूशनल डेंट था। इससे पहले उनकी स्टोरी स्टडी राइज की थी, लेकिन अब नैरेटिव में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इसी पॉलिटिकल टर्बुलेंस के बीच उनकी पर्सनल लाइफ एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रही थी। एक ऐसी डायरेक्शन जो पॉलिटिकल दुनिया से नहीं बल्कि बिल्कुल डिफरेंट दुनिया से आती है। और फिर स्टोरी का एक अनएक्सपेक्टेड चैप्टर खुल गया, पॉलिटिक्स की दुनिया में एक बॉलीवुड ट्विस्ट। राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का लव एंगल।
13 मई 2023 को दिल्ली में एंगेजमेंट सेरेमनी हुई। पॉलिटिकल लीडर्स भी थे और बॉलीवुड फेसेस भी। एक तरफ पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स तो दूसरी तरफ ग्लैमर इंडस्ट्री। और फिर 24 सितंबर 2023 को उदयपुर राजस्थान में एक रॉयल स्टाइल वेडिंग। एक सीए टर्न्ड पॉलिटिशियन एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस। ये एक शादी नहीं थी, अरे हाँ मतलब शादी तो थी, लेकिन ये दो अलग अलग दुनियाओं का क्रॉसओवर था। और यहीं से राघव चड्ढा और लाइमलाइट में आ गए। अब स्टोरी अपने फाइनल सवाल की तरफ बढ़ रही है। एम्बिशन, विजिबिलिटी, कंट्रोवर्सी और सेलिब्रिटी सब कुछ हो गया। इतनी जर्नी देखने के बाद, इतने हाईज और लोज देखने के बाद एक सवाल नेचुरली दिमाग में आता है कि क्या कभी राघव चड्ढा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? अगर सीधा कॉन्स्टिट्यूशन देखे तो जवाब है हाँ। जो लोकसभा में मेजोरिटी सपोर्ट करे, 272 सीट का कॉन्फिडेंस हो, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। और यहाँ राघव चड्ढा के लिए एज बैरियर्स क्रॉस हैं, सिटीजनशिप क्लियर है और एमपी होना जरूरी है, और वो ऑलरेडी राज्यसभा से एमपी है। तो यहाँ कोई लीगल रोड ब्लॉक तो नहीं है। लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलती, वो चलती है पॉलिटिकल मैच से। और मैच ये कहता है आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्ट्रॉन्ग है, पंजाब में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नेशनल फुटप्रिंट अभी लिमिटेड। शॉर्ट टर्म में देखे तो आम आदमी पार्टी के पास वो स्केल नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखे तो इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। 10 साल पहले आम आदमी पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसने अपना एग्जिस्टेंस बढ़ाया और दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई और आज पंजाब में गवर्नमेंट है। तो आगे भी फ्यूचर ओपन रहता है। और इंडियन डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन माइक से नहीं बल्कि बूथ से आता है। और जब तक बूथ के नंबर साथ में नहीं आएंगे तब तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी लेना एक पॉसिबिलिटी रहती है, बल्कि कोई सर्टेनिटी नहीं। आखिर में पॉलिटिक्स का रूल सिंपल है, नैरेटिव हवा बनाते हैं, कंट्रोवर्सी अटेंशन देती है और सेलिब्रिटी इमेज बूस्ट करता है, लेकिन कुर्सी सिर्फ नंबर से मिलती है। और वही नंबर्स डिसाइड करेंगे कि राघव चड्ढा कभी फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंटेरियन रहेंगे या कभी फ्यूचर में नेशनल लीडरशिप का सीरियस क्लेमेंट बनेंगे। कल उनके स्पीचेस सीट्स में कन्वर्ट होते हैं या नहीं, वो डिसाइड करेंगे कि वो हिस्ट्री का फुटनोट बनेंगे या हेडलाइन। और इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि यहाँ कहानी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो नेक्स्ट इलेक्शन तक रुक जाती है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको किसी भी नेता के बारे में जानना हो या आपका कोई फेवरेट नेता हो तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।